नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। मोरबी में केबल पुल टूटने से 60 लोगों की जान चली गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले 15, फिर 45, अब 60। 126 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे और कई लोग नदी में जा गिरे। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। मच्छू नदी में पुल टूटने से हादसा हुआ। मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान मौके पर हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा हादसा हम कहेंगे गुजरात के मोरबी में। केबल पुल टूट जाने से 60 लोगों की जान चली गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 126 लोगों को अभी फिलहाल बचा लिया गया। जिस समय यह हादसा हुआ पुल पर उस समय सैकड़ों लोग मौजूद थे और सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे पुल के टूट जाने से। राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के जवान मौके पर हैं। लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। मच्छू नदी पर यह पुल बना है जो कि अब टूट गया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा सरकार देगी, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो पानी में नदी में गिरे हुए हैं, लोग डूबे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए पानी से। एनडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर हैं। पुलिस भी वहां पर है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद के निर्देश दिए। तो आस्था के महापर्व छठ के मौके पर बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं होती हैं और कई लोग भी होते हैं, वो नदियों के घाटों पर जाते हैं। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूट गया, 60 लोगों की जान चली गई। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी है। आज शाम को मोरबी में 6:30 बजे हैंगिंग ब्रिज टूटा। जिस समय ये ब्रिज टूटा वह समय पे करीबन 150 जितने मोरबी के नागरिक वो ब्रिज पे थे, ऐसी माहिती अभी तक प्राप्त हुई है। माहिती के अनुसार और हम सब ने देखा है कि 6:30 को बनी हुई ये घटना में मात्र 15 मिनट के अंदर तो करीब 6:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। शाम के 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है जब केबल पुल टूटा, ये केबल ब्रिज टूटा और सैकड़ों लोग पानी में समा गए। अभी फिलहाल अपडेट यही है कि 60 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। राहत बचाव कार्य हालांकि अभी भी जारी है। 126 लोगों को बचा लिया गया, पानी से बाहर निकाल लिया गया। हादसे के वक्त तकरीबन 150 लोग मौजूद थे केबल ब्रिज पर। ब्रिज कैसे टूटा ये जांच का विषय है। जांच होनी ही चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। 60 लोगों की जान अभी तक इस हादसे में चली गई। राहत बचाव कार्य हालांकि अभी भी जारी है। जो लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान मौके पर हैं, स्थानीय लोग हैं, पुलिस की टीम है, अधिकारी भी पहुंच चुके हैं मौके पर। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और सरकार के मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मच्छू नदी पर ये केबल ब्रिज बना हुआ है जो कि टूट गया और कई लोग हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि 150 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर थे जब ये ब्रिज टूटा है। 100 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए। 126 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बेहद दुखद कि 60 लोगों की जान नहीं बच सकी।
60 लोग जान गंवा बैठे हैं इस भीषण हादसे में। हालांकि सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज ने घटना पर दुख जाहिर किया, पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया और हर संभव मदद के निर्देश वहां पर दिए हैं जो राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। तो हादसे की वजह क्या रही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें बचाया जाए। राहत बचाव कार्य ही अभी चल रहा है और हादसे के वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लोगों को बचाने का प्रयास अभी भी हो रहा है। और फिलहाल अपडेट यही है कि 60 लोगों की जान चली गई है। मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक से टूट जाता है और इस हादसे में 60 लोगों की जान चली गई और आशंका है कि मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। 60 से अधिक शव बरामद कर लिए गए हैं, ये अपडेट है और इसमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज काफी पुराना था, इसे हेरिटेज ब्रिज में शुमार किया जाता था। दिवाली के बाद गुजराती नए साल पर ही मरम्मत के बाद इसे दोबारा खोला जाता है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत के लिए पुल करीब 7 महीने बंद था, इसे 2 दिन पहले ही खोला गया था। हादसे के वक्त इस ब्रिज पर करीब सैकड़ों लोग सवार थे। पीएम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख का ऐलान कर दिया, जबकि घायलों को 50,000 देने का ऐलान है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनकी तस्वीर एमपी कांग्रेस की किसी भी पोस्टर में न लगाई जाए। इसको लेकर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को चिट्ठी भी लिख दी है। इस खत में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मुझे होर्डिंग्स और पोस्टर से दूर रखा जाए। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर ना लगे, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जनता के विरोध से डर गए। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की इच्छा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी पोस्टर में उनकी तस्वीर ना लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को यह खत लिखा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी सामग्री पीसीसी तैयार कर रही है उसमें सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कमलनाथ की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीर का कहीं उपयोग ना हो, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने खत के बहाने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह न सिर्फ धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा भी देते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के प्रचार करने से वोट कटते हैं, इसलिए वो पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगाने से डर गए हैं। हिंदुओं के अपमान करने वाले, हिंदुओं को विध्वंसक बताने वाले वीडियो को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी अगर कहते हैं कि पोस्टर बैनर में उनके चित्र ना हो, तो मतलब समझा जा सकता है जैसे उनके प्रचार करने से वोट कटते हैं, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की असलियत उजागर करने पर और इनके चित्र दिखाई देने पर ये हिंदुओं का विरोध किस प्रकार से लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को प्रोत्साहन देने का मामला हो या टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का मामला हो, ये लगातार उजागर होता रहा है।
इसलिए डर गए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। उधर चिट्ठी पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की सफाई भी आ गई। कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह सिद्धांतवादी नेता हैं और पोस्टरबाजी से दूर रहते हैं। देखा गया है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पोस्टरबाजी, नारेबाजी से सदैव परहेज करते हैं। ऐसे कई अवसर आए जब उनके नारे लगाए गए तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की खुले तौर पे, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया कि मेरे नारे मत लगाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, इनके नारे लगाओ, जो भी पीसीसी चीफ हैं उनके नारे आप लगाओ। और जहां तक पोस्टरबाजी की बात है, उन्होंने इसके ऊपर सदैव कहा है कि पोस्टर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी उनके लगना चाहिए, अन्य नेताओं को इससे परहेज करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी इसका बड़ी सख्ती से पालन करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का वो उनका नेता है। आज कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से ऐन पहले दिग्विजय सिंह का कमलनाथ को खत, वो भी इस अनुरोध के साथ कि प्रचार के पोस्टर में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए। जाहिर है दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। खास तौर पर बीजेपी को हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। गुना में नाबालिग से दरिंदगी पर आक्रोश की आग बढ़ती जा रही है। घटना के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतरी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुना के चाचौड़ा में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला और यहां अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। वहीं चाचौड़ा थाना प्रभारी रवि गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्वालियर आईजी डी श्रीनिवास राव ने कार्रवाई की पुष्टि की। इसमें नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों को अवैध निर्माण की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन्होंने किसी में भी भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं प्राप्त की थी। इस कारण से नगर पालिका के द्वारा इनको अवैध घोषित करने के उपरांत ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ में ही जो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो कार्रवाई चल रही है पूरी प्रशासन तैनात है और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है। वहीं गैंगरेप मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। सरकार में बैठे लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं। जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए वो सिर्फ उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब है। हम क्राइम में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, बेटियों पे अत्याचार में नंबर 1 है और सिर्फ वाहवाही की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार के मुखिया इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और सीधे ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार जनता उखाड़ फेंके। गुना में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, तभी से इस मामले का विरोध हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। कालीचरण महाराज को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कालीचरण महाराज की बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल से उनके आवास पर मुलाकात के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कालीचरण के उद्धत बयान के पीछे बीजेपी का हाथ है। महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले अपने घर बुला के उनसे सपरिवार आशीर्वाद किया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी केस में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे कालीचरण महाराज को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल से कालीचरण महाराज की मुलाकात पर कांग्रेस काफी हमलावर हो चुकी है। दरअसल कालीचरण महाराज ने ब्रजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर ब्रजमोहन अग्रवाल ने लिखा था, कालीचरण महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। लेकिन ये मुलाकात अब सिर्फ एक आम भेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले से आशीर्वाद लेना बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि कालीचरण ने बापू के खिलाफ जो अपशब्द कहे थे उसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करने वाले कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने घर बुला के उनसे सपरिवार आशीर्वाद लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जो नाथूराम गोडसे से लेके महात्मा गांधी के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वालों का हमेशा से महिमा मंडन करती है। कालीचरण को घर बुला के बृजमोहन अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि कालीचरण ने जो गांधी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। हमारा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो स्वयं को गांधी जी का बड़ा अनुयायी बताते हैं, बड़ा अनुयायी बनने का ढोंग रचते हैं, कि क्या वे बृजमोहन अग्रवाल के कृत्य से सहमत हैं, अपने पार्टी के उन नेताओं के इस कृत्य से सहमत हैं कि जो गांधी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने वालों का महिमा मंडन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव के पहले इस प्रकार के तमाम विध्वंसक लोगों को बुला के प्रदेश की फिजा को खराब करने की अनेक कोशिश करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी जी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों का बीजेपी महिमा मंडन कर रही है। जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर कालीचरण महाराज अपने विवादित बयान के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। 26 दिसंबर 2021 को रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन पर बापू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा था, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया था। करीब 3 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली थी। अभी भी उनके खिलाफ केस चल रहा है, जिसमें 11 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि कानूनी पचड़ों के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं और अब बृजमोहन अग्रवाल से उनकी मुलाकात के बाद सियासत भी तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। कल मंडी में आयोजित कांग्रेस की चुनावी रैली को प्रियंका गांधी के साथ संबोधित वो करेंगे। हिमाचल रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पलटवार किया। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने पर कहा कि अब बीजेपी के पास कुछ करने को बचा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला। कल हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी रैली और जिसे प्रियंका जी संबोधित करेंगे, मैं भी साथ में हूँ। केदार कश्यप को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे, अंग्रेजों का सहयोग कौन करते थे, उसकी मुखबिरी कौन करते थे, ये इतिहास में दर्ज है। और आज भी ये पहला आदमी जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये तो अंग्रेजों के हिमायती रहे हैं और वो तो जिसके मूर्ति लगाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने पत्र लिखा था कि ये 1942 की जो आंदोलन कैसे कुचला जाए, ये वायसराय का पत्र लिखा था। ये उनके मानने वाले हैं। इसलिए केदार कश्यप जी के कहने से तो इतिहास नहीं बदलने वाला। ये जब चुनाव आते हैं ना तो इस प्रकार की बात करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले गांधी टोपी लगाए थे, अन्ना हजारे के ले आए। अब जब पंजाब सरकार बनी तो गांधी जी हटा दिए। और जब गुजरात गए तो तस्वीर किसका लगाए थे पंजाब में? बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह जी का। इनके विचार के अनुरूप वो बात कर रहे हैं क्या? जिसकी तस्वीर लगा के बयान दिए हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए नोटों पे। क्या जिन महापुरुषों की तस्वीर लगाएं, क्या उस विचारधारा से प्रेरित हैं? छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के वंशज हैं और जिस तरह से अंग्रेज लड़ाया करते थे उसी तरीके से कांग्रेस लड़ा रही है। तरीके से अंग्रेज
हमको आपस में लड़ाया करते थे, उसी के तरह से आज कांग्रेस की सरकार आज हमको फिर से लड़ा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस अंग्रेजों का ही वंशज है, अंग्रेजों का ही जिन्स इन पे है। आज इसके कारण से इनकी जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की नीति है। बीजेपी के आरोप पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया, कहा कि केदार कश्यप को आदिवासियों पर बोलने का अधिकार नहीं है। उनकी सरकार के समय स्कूल बंद किए, 700 गांव खाली किए। केदार कश्यप को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए, राजनीति में जिंदा रहना है, इसलिए ऐसा बयान वो दे रहे हैं, ये भी कहा। 15 साल रमन सिंह की सरकार में मंत्री था, आदिवासी के बारे में उसको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके नेतृत्व में 3000 स्कूल जयगुरगोंडा से के आवापल्ली से ले आबुजमाड़ उसी का विधानसभा आते थे, स्कूल बंद करने वाला आदमी, उसके बाद 700 गांव खाली करने वाला आदमी, और भूपेश बघेल सरकार को बोलने का उसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी उसको माफ नहीं करेंगे। और नकल कर रहा है शिवराज भी, वहां ग्वालियर में करा रहा है नृत्य, इनको सीखे केदार कश्यप को, वहां ग्वालियर में नृत्य हो रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में वहां से होना चाहिए, वो हमारा बड़े भाई है, लेकिन यहाँ का नृत्य ग्वालियर में गूंज रहा है, इनको आंख कान नहीं है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया अपने 3 दिवसीय बस्तर दौरे के बाद रायपुर पहुंचे। दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया गया और अलग अलग पदाधिकारियों के सुझाव भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में कार्यकर्ताओं का उत्साह अच्छा है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सलाह को संज्ञान में लिया गया है। वहीं आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कहा कि आदिवासियों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वो कदम सरकार उठाएगी। एक अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, विशेष रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियां हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने में लोग उसमें प्रसन्न हैं। तो ये सब मिला जुला के बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला। और जो कार्यकर्ताओं ने कोई बात कही है किसी के बारे में, उसका भी पूरा संज्ञान हमने लिया। एंटी इनकम्बेंसी के बारे में जो चर्चा करें या किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, उसके बारे में चर्चा करें। अभी समय है और हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद इसके ऊपर और ज़्यादा चिंतन किया जाए। लोगों के लिए आरक्षण वो हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा और उसके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। 4 साल बाद बीजेपी के मिशन 2023 की तैयारी की। धमतरी जिले की विधानसभा सीटों के लिए संगठन के बड़े नेताओं ने मैराथन बैठक की। राधा कृष्ण भवन में आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश मंत्री पवन साय और तीनों विधानसभा के प्रमुख नेता शामिल हुए। तीनों सीटों के लिए 3 सत्र में आयोजित ये बैठक करीब 7 घंटे चली। बीजेपी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बीजेपी की असल ताकत है। प्रदेश में सभी 90 सीटों की बैठकें खत्म होने के बाद मंडल स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।